हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, यूपी टेट, सुपर टेट, KVS, PRT अन्य सभी टीचिंग एग्जाम के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के इस सेशन को आज हम स्टार्ट करेंगे। हम बात करेंगे 20 क्वेश्चंस पर। इन 20 क्वेश्चंस में हम पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस उठाएंगे। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि बालक के व्यक्तित्व के मापने की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। बालक के व्यक्तित्व को मापने के लिए जो सबसे अच्छी वस्तुनिष्ठ विधि है वह कौन सी है? ऑप्शन ए है मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी है साक्षात्कार विधि, ऑप्शन सी है समाज नीति विधि और ऑप्शन डी है प्रश्नावली विधि। तो आप फटाफट से अपने उत्तर का सही चयन कर लेंगे, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चंस में से ये भी देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि व्यक्तित्व मापने की जो सबसे अच्छी वस्तुनिष्ठ विधि है वह कौन सी है? समाज मिति विधि। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने सेशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ लिया होगा कि यहाँ पर हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आप अंत तक जरूर जुड़े रहें। और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं। एक प्रतिभाशाली बालक की सहायता आप किस प्रकार कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो यही बता दीजिएगा जल्दी से कि प्रतिभाशाली बालक की IQ कितनी होगी। तो टर्मन ने इसे कितना बताया? 140 प्लस जो है IQ, या 140 IQ वाले को भी हम क्या कहेंगे कि वह प्रतिभाशाली है। और सामान्य में कितना आ जाता है? तो 90 से लेकर के 120 वाला आपका किस में आ जाएगा? सामान्य में आ जाएगा। तो एक प्रतिभाशाली बालक की आपको अगर हेल्प करनी हो तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने है कि अधिक पुस्तकें देकर उसको आप क्या करेंगे? अधिक से अधिक पुस्तकें देंगे, अधिक समय देकर, परामर्श देकर, संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। तो देखिए, अधिक पुस्तकें देने से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए बच्चा किसी और स्टैंडर्ड का है और आप उसे पुस्तकें किसी और स्टैंडर्ड की दे रहे हैं, भले ही प्रतिभाशाली है लेकिन उसका भी एक लेवल है। तो क्या होगा कि पुस्तकों से वहाँ उसकी किसी भी तरीके से आप सहायता नहीं कर सकते हैं। अधिक समय देकर, अब अधिक समय तो आप खेलने के लिए भी दे सकते हैं, आप घूमने के लिए भी दे सकते हैं। तो कोई यहाँ पे ऐसी बात नहीं कही है कि पर्टिकुलर उसके किसी एक क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आप समय दे रहे हो। परामर्श देने से कोई उसका कार्य के अनुभव में, क्षेत्र में वृद्धि नहीं होने वाली है। उससे एक सिर्फ सलाह मिल रही है जिसके लिए वो मोटिवेट हो सकता है। लास्ट ऑप्शन आपका सबसे अंडरस्टैंडेबल है कि संवर्धित अधिगम अनुभव देकर, यानी कि जो उसके अधिगम के अनुभव हैं उनको संवर्धित करना, बढ़ाना, ऐसे अवसर उसके लिए क्रिएट करना जिसमें वह अपने अनुभवों को बढ़ा सके और ज़्यादा उन्हें अर्जित कर सके। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका संवर्धित अधिगम अनुभव देकर आप प्रतिभाशाली बालक की सहायता कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के बारे में सही नहीं है। विकास के बारे में सही नहीं है। 4 कथन आपके सामने हैं। ऐसा कौन सा कथन है जो विकास के बारे में हमें सही तरीके से नहीं बता रहा है? आई होप कि जो लोग भी इस सेशन में प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो सभी विकास, वृद्धि, अधिगम, इन सभी चैप्टर्स को अच्छे से समझते होंगे और पहले से तैयार कर चुके होंगे, क्योंकि ये अंतिम समय आपका PRT के लिए प्रैक्टिस सेशन का चल रहा है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, आपके लिए डिटेलिंग वीडियो भी लाया जाएगा। तो विकास के बारे में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए संचयी होता है, विकास जोखिम भरा होता है, विकास पूर्वानुमेय नहीं होता है और एकीकृत होता है। तो विकास की क्या क्या शर्तें होती हैं, विकास किस प्रकार होता है, ये अगर आप जानते हैं तो आप इनमें से चयन कर पाएंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो विकास के बारे में नहीं बता रही है। तो एक एक क्वेश्चंस को देखते चलेंगे। ऑप्शंस को, संचयी होता है तो बिल्कुल विकास कई जो है आयामों का संचय करता है, कई परिप्रेक्ष्य में विकास होता है। किसी एक क्षेत्र में विकास नहीं होता बल्कि कई क्षेत्रों से विकसित होकर के वह संचयी प्रकृति में आ जाता है। विकास जोखिम भरा होता है, बिल्कुल विकास में काफ़ी जोखिम भी उठाने पड़ते हैं। जैसे जैसे हमारा विकास होता है हमारे सामने नई नई चुनौतियाँ भी आती जाती हैं और उनसे अनुकूलन करना, समायोजन करना, इसके साथ हमें जोखिम भी उठाना पड़ता है। विकास एकीकृत होता है, बिल्कुल विकास एकीकृत होता है। क्यों? क्योंकि जो विकास है वो सभी व्यक्तियों में एक सा ही होता है, चाहे अमेरिका में बच्चा पैदा हो, चाहे इंग्लैंड में बच्चा पैदा हो, चाहे भारत में बच्चा पैदा हो, चाहे हिंदू का बच्चा पैदा हो, चाहे मुस्लिम का बच्चा पैदा हो।
सभी की बढ़ने की जो क्रिया है वो एक सी होती है। सभी बच्चे एकीकृत मीन्स एक जैसे ही बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो है पेट के बल घिसलना सीखते हैं, फिर घुटनों के बल चलना, फिर पैरों से चलना, ऐसे धीरे धीरे पूरे शरीर पे कंट्रोल पाते हैं और उसी प्रकार से उनका विकास होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि भारत में बच्चे पहले घुटनों से चलते हैं और अमेरिका में पैदा होते ही दौड़ने लगते हैं। तो ये क्या है, विकास एक क्रम के अनुसार होता है कि जो है सिर से लेकर के पैर की तरफ विकास होता है। तो वो कंडीशन आपकी हर जगह लागू होगी, कहीं पर भी हो तो वो कंडीशन उसे छोड़ना नहीं है, वही कंडीशन उसे फॉलो करना है। तो ये विकास क्या होता है, एकीकृत होता है। लेकिन अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर सी की, यानी कि विकास पूर्वानुमेय नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है। और इसीलिए ये आपका यहाँ पर पूछा गया था कि सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि विकास का हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। जैसे विकास का ये अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा अभी अगर थोड़ा थोड़ा घुटनों से चल रहा है, इसका मतलब है कि आगे वाली स्टेज में यह सहारे से चलना सीख जाएगा। तो ये हमने क्या किया, उसका थोड़ा सा अनुमान लगा लिया। अगर बच्चा अभी उंगली से किसी चीज़ को हिला सकता है तो धीरे धीरे वह पूरी हथेली पर कंट्रोल पा लेगा। तो ये क्या है, विकास की कुछ भविष्यवाणी की जा सकती है, पूर्व में अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर 3 इज द राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है। 6 से 11 वर्ष की आयु में जब बच्चा होता है तो उसके लिए जो अधिगम है, ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, रटने की प्रक्रिया है, या पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। जब बच्चा 6 से 11 वर्ष की उम्र में होता है तो उसके लिए जो अधिगम है वह किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो देखिए एनसीएफ 2005 और आरटीई के साथ साथ नई शिक्षा नीति सभी आपके बताते हैं कि रटने पर हमें जोर नहीं देना है। तो ऑप्शन नंबर 3 तो आपका ऐसे ही कट जाएगा। देखिए ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए, गलत को काटना सीख जाएंगे तो सही अपने आप ही समझ आ जाएगा। अगला है आपका कि ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर कि वैदिक कालीन शिक्षा चल रही है और गुरु अपना जो है ज्ञान बांट रहे हैं और चेले बैठे सुन रहे हैं, चाहे गुरु जी कुछ भी कह रहे हो, चेलों को बोलने का अधिकार नहीं है। तो ऐसा गुरु चेला शिष्य वाली कोई परंपरा नहीं है, सुनना नहीं है, बल्कि क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है, प्रतिक्रिया करनी है। पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया, तो ऐसा भी नहीं है कि हमें पाठ्य पुस्तक का ही अध्ययन किए जाना है, अपनी कोई क्रिया करनी ही नहीं, करेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। क्योंकि एनसीएफ किस पर जोर देता है, तो एनसीएफ जोर देता है क्रियाशीलता पर, यानी कि करके सीखने पर। तो रटना भी नहीं है, केवल पुस्तकों में ही नहीं ज्ञान प्राप्त करना है, और ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया भी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, यानी कि 6 से 11 वर्ष की उम्र ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। जो बालक का सामाजिक विकास है वह किस प्रकार से प्रारंभ होता है, पूर्व शैशवावस्था में, विद्यालय पूर्व अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, या उत्तरावस्था में। तो किस प्रकार बालक का जो सामाजिक विकास है वह प्रारंभ होता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो सकता है आपको, तो बहुत ही संभल के अपना आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था बालक के सामाजिक विकास के प्रारंभिक काल होता है। देखिए पूर्व शैशवावस्था में आ जाएगा आपका, सिर्फ शैशवावस्था यदि लिखा होता तो एक बार ऑप्शन वो जा सकता था, लेकिन पूर्व शैशवावस्था का मतलब हो जाएगा 0 से 2 वर्ष। अब 0 से 2 वर्ष में तो बच्चे का कोई सामाजिक होता ही नहीं है, वो तो परिवार के अंदर ही रहता है। हाँ, मान सकते हैं कि उसका थोड़ा बहुत सोशलिज्म में जो है चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन वो एक पारिवारिक माहौल होता है। जब बच्चा परिवार से बाहर निकलता है तब वो जो है समाज के बारे में सीखता है। लेकिन पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चा की उम्र जो होती है वह ऐसी हो जाती है कि वह अपने सहपाठियों के अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ खेलने लगता है, बोलने लगता है, बाहर निकलने लगता है। तो वो उसके विकास की, सामाजिक विकास की फर्स्ट स्टेज मानी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है वह उपयोग कर रहा है। जब एक ऐसा अध्यापक जो अपने छात्रों को उसकी सफलता के बारे में एहसास करवा रहा है कि देखो तुमने कितने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं और तुम्हारा प्रदर्शन सबसे अच्छा है, इस तरीके की बातें कर रहा है, तो वह क्या उपयोग कर रहा है, तत्परता के नियम का, अभ्यास के नियम का, प्रभाव के नियम का, या अभिवृत्ति के नियम का। अध्यापक के द्वारा बच्चे को उसकी सफलता के बारे में एहसास कराने के लिए वह किस नियम का प्रयोग कर रहा है, उसके द्वारा ये किया गया कार्य कौन से नियम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका राइट होगा वह हो जाएगा
होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यह बच्चे के ऊपर प्रभाव डालेगा और यह प्रभाव के नियम के अंतर्गत आएगा। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये किसके द्वारा दिए गए जो है नियम है। तो थॉर्नडाइक ने ये 3 जो है मुख्य नियम दिए थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। और 5 इनके कौन से थे? तो गौण नियम थे। तो ये थे थॉर्नडाइक के कुछ महत्वपूर्ण नियम जिनसे जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कक्षा कच्चे शिक्षण होना चाहिए, सरल होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए। एक तरफ का मतलब है कि किसी एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ऐसा क्या शिक्षण सही है? तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि शिक्षण जो है वो बहुमुखी होना चाहिए, विभिन्न प्रकार का होना चाहिए, ताकि एक समावेशी कक्षा का जो है माहौल बन सके। तीव्र होना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। सरल होना चाहिए या संवाद मूलक होना चाहिए। तो तीव्र नहीं होगा, एक तरफा नहीं होगा। आपको जो कन्फ्यूजन बन सकता है वो इन 2 ऑप्शंस में बन सकता है। तो अब आप इसमें से गलत पहले चुन लीजिए और फिर सही आपके सामने आ ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे तो आप पाएंगे कि कक्षा में जो शिक्षण है वह सरल होना चाहिए। ये बताइए, अगर हम कक्षा 5 में बच्चों को ये बताएंगे कि बेटा 2 में 1 जोड़ो, बताओ कितना आया, तो बच्चा बताने में कोई भी रुचि नहीं लेगा, क्योंकि ये सब उसके क्षेत्र के अधिगम के बहुत ही सरल चीज़ें हैं जिनमें वो अब इंटरेस्ट भी नहीं लेता है। हमें उसके सामने एक ऐसी समस्या डालनी है जिसके प्रति वह थोड़ा स्वचिंतित हो, उसे जिज्ञासा हो जानने की, अरे इसमें आगे क्या होगा। तो इतनी सरल चीज़ें हमें बच्चों के सामने नहीं लानी है कि उनका करने का मन ही ना करे। तो इसलिए सरल का यहाँ कोई अर्थ नहीं होगा। संवादमूलक जो चीज़ें हम पढ़ाएं वो बच्चे के क्षेत्र से, उसके ज्ञान से, उसके परिवेश से जुड़ी हुई हो, संवादमूलक हो, उनका कोई अर्थ हो, जिन्हें बताने से बच्चे में जिज्ञासा भी पाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी पुस्तक में किशोरावस्था एक नया जन्म है छपा था। एक पुस्तक में ये छपा था कि किशोरावस्था एक नया जन्म है। तो अब आप ये बताएंगे कि किसकी पुस्तक में छापा गया था कि जो किशोरावस्था है वह एक नया जन्म है। तो हम सभी जानते हैं कि किशोरावस्था के बारे में स्टेनले हॉल जी ने जो है बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बताई हैं, और उन्होंने किस प्रकार से बताया है कि जो किशोरावस्था को उन्होंने तीव्र, तूफान, संघर्ष, उथल पुथल, इन सभी संज्ञाओं के नाम से इसे नवाजा है। तो किशोरावस्था के बारे में अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो उसके लिए राइट आंसर क्या होगा? स्टेनले हॉल इज़ द राइट आंसर। सिम्पेशन है, स्मिथ है और इरेक्शन है, इन सभी का इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? स्टेनले हॉल की पुस्तक है किशोरावस्था एक नया जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और अगला प्रश्न है कि 2 बालकों के समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यह कथन किसका है? कोई भी आप 2 बालक ले लीजिए और दोनों बालकों में जो मानसिक योग्यता है वह समान नहीं होगी। इवन आप मानसिक योग्यता ही नहीं, शारीरिक वृद्धि ले लीजिए, उनका कोई भी स्तर उठा लीजिए, कोई भी दुनिया के 2 व्यक्ति एक समान कभी भी नहीं हो सकते हैं, और इसे ही कहते हैं व्यक्तिक विभिन्नता। तो 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए है क्रो एवं क्रो ने, बी है स्मिथ ने, सी है पियाजे ने, या डी है हरलॉक ने। तो 2 बच्चों की मानसिक योग्यता एक समान नहीं होती है, यह कथन आपका कहने वाले थे हरलॉक महोदय। किसने इस कथन के बारे में कहा था? तो हरलॉक महोदय जी ने इस कथन को कहा था कि 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक होते हैं। जो व्यक्तिगत विभिन्नता है इसके क्या क्या कारक होते हैं? सामाजिक व कायिक कारक, वंशागत व वातावरण कारक, और इसके बाद आपके दिए गए हैं संवेगात्मक या व्यक्तिगत कारक और वंशागत कारक। तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने थे। अब आप बताएंगे कि इनमें से आपका कौन सा राइट होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा वंशागत व वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का ही ये परिणाम होता है कि हमें जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ऐसा कौन सा उदाहरण है जो कि प्राकृतिक अभिप्रेरणा का नहीं है? ऑप्शन ए है प्यास, बी है भूख, और सी है सुरक्षा, और डी है प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे कि ऐसा कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण इनमें से नहीं है।
तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, देखिए प्यास है, भूख है, सुरक्षा है, ये सभी कैसे कारक हैं? ये सभी प्राकृतिक कारक हैं। जबकि जो प्रतिष्ठा है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये आपका कृत्रिम अभिप्रेरक हो जाएगा। ये हमें बाहरी रूप से प्राप्त करने की इच्छाएँ होती हैं। जब हम मैस्लो के अनुसार अगर कहें तो कई चीज़ें जब प्राप्त कर लेते हैं तो अंतिम चौथे चरण में आते हैं, तब हमें प्रतिष्ठा की भूख होती है। तो इस प्रकार ये प्रतिष्ठा कैसा हो जाएगा? बाह्य हो जाएगा। और प्राकृतिक क्या हो जाएंगे? आंतरिक या प्राकृतिक कह सकते हैं। ये कौन से हो जाएंगे? प्यास है, भूख है, सुरक्षा है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम या अंतःक्रिया। तो एक शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज़ होती है? किसे सबसे ज़्यादा महत्व देंगे? तो यहाँ पर आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, तो किसी भी चीज़ को ऐसे रटना नहीं है, समझना है। शिक्षक, शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक क्या करेगा? शिक्षा देगा। किसे देगा? छात्र को देगा। पाठ्यक्रम क्या करेगा? पाठ्यक्रम क्या करेगा? क्या होगा पाठ्यक्रम का? किसके लिए बनाया गया है? छात्र के लिए बनाया गया। अंतःक्रिया किस में होगी? शिक्षक अकेले कर लेगा? नहीं ना, शिक्षक और छात्र में होगी। तो अगर बात की जाए इन तीनों ही ऑप्शंस की, तो सभी टारगेट किसको कर रहे हैं? छात्र को। तो जो सबसे महत्वपूर्ण होगा शिक्षा के क्षेत्र में, वह क्या हो जाएगा? छात्र हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बुद्धि के परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले व्यक्ति थे। बुद्धि परीक्षण की जो कार्यकारी श्रृंखला थी वह किसने बनाई थी? ऑप्शन ए है रेबर्न ने, बी है बिने ने, सी है वेक्सलर ने, या डी है स्पीयरमैन ने। तो हम सभी जानते हैं कि बुद्धि पर सबसे पहला परीक्षण किसने किया था? विने एवं साइमन ने। कब किया था? तो 1905 में किया था। इसके बाद इसमें एक और संशोधन किया गया, कब? 1911 में। और लास्ट संशोधन किया था इन्होंने 1913 में। इन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण जो है प्रारंभ किया था। कौन थे? विने एवं साइमन। सबसे पहली बार कब किया गया था? तो 1905 में। इसे भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? जब किशोरावस्था में सामाजिक विकास होता है तो कौन सी सामाजिक विकास की अवस्था प्रारंभ होती है किशोरावस्था में? पियाजे के अनुसार बताएंगे। ऑप्शन ए स्थूल कार्यात्मक, बी है संवेदीगामक, और सी है औपचारिक कार्यात्मक, और डी है पूर्व कार्यात्मक। तो जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो किशोरावस्था में जो सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था उसकी प्रारंभ हो जाती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, तो देखिए पियाजे ने 4 चरण दिए हैं। पहला चरण कौन सा है? तो संवेदीगामक अवस्था। दूसरी कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक। और चौथी कौन सी है? अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक। तो सॉरी, मूर्त या, हाँ वेरी गुड, मूर्त या औपचारिक कार्यात्मक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। किशोरावस्था में हम 15 से प्लस हो जाते हैं और औपचारिक कार्यात्मक जो है अवस्था के अंतर्गत ही हमारा सामाजिक विकास प्रारंभ हो पाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राकृतिक बुद्धि किसके द्वारा दी गई है? इसके बारे में क्या गार्डनर ने बताया है? तरल बुद्धि किसके द्वारा बताई गई है? क्या कैटल ने बताया है? धारणात्मक व्यक्तित्व के बारे में क्या अल्पोर्ट जी ने बताया है? और त्रिआयामी बुद्धि के बारे में क्या गिलफोर्ट ने बताया है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके राइट होंगे और एक ऑप्शन आपके सामने गलत होगा। तो आपको अपने गलत उत्तर का चयन करना है। देखिए प्राकृतिक बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, गतिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, ये सभी बुद्धियों के बारे में कुल मिलाकर के 8, और बाद में इन्होंने संशोधन करके 2 और बुद्धियाँ जोड़ी। तो लगभग वर्तमान में 10 बुद्धियों के बारे में किसने बताया? हार्वर्ड गार्डनर ने। इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो बहुबुद्धि के सिद्धांत के नाम से इनको जो है जाना जाता है। और इनका कहना था कि एक व्यक्ति में सभी 10 प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती हैं, लेकिन उभर करके वही एक सामने आती है जिसके लिए उसे परिवेश, माहौल और वातावरण उपयुक्त मिलता है। बुद्धि का तरल ठोस मॉडल किसने दिया था? तो ये भी कैटल ने दिया था। त्रिआयामी बुद्धि के बारे में बात करने वाले थे हमारे गिलफोर्ड। जबकि अगर बात की जाए आल्पोर्ट ने क्या दिया था, तो सील गुण सिद्धांत के बारे में आल्पोर्ट जी ने बताया था। तो यहाँ पर जो गलत था वो था थी, और इसी प्रकार आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है। कुछ पुस्तकें आपको दी गई हैं और उनसे संबंधित उनके राइटर दिए गए हैं। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी सही नहीं है। पर्सनालिटी एंड कल्चर पैटर्न, ये किसकी पुस्तक है? प्लांट की है। कंडीशन ऑफ लर्निंग कुर्ट लेविन की है। उसके बाद है आपका परपोजिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, ये एडवर्ड टॉलमैन की पुस्तक है।
और व्यवहार के सिद्धांत जो हैं ये पुस्तक लिखी है CL हल ने। तो यहाँ पर जो आपका गलत आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो बुक है कंडीशन ऑफ लर्निंग ये गेने के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? गेने के द्वारा लिखी गई पुस्तक है कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये आपके टेट 2019 में पूछी भी जा चुकी है। कब पूछी गई है? तो टेट 2019 वाले पेपर में इसे पूछा जा चुका है। कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है? गेने की है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि सही है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। संज्ञानात्मक मानचित्र के बारे में टॉलमैन ने बताया है, संयोजनवादी के बारे में थार्नडाइक ने बताया है, आत्मसिद्धि के बारे में मैस्लो बात करते हैं, और फोर्थ है आपके सामने उपर्युक्त सभी सही है। तो बिल्कुल संयोजनवादी। थार्नडाइक ने किस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया के बारे में संयोजन बताया, जिस संयोजनवाद सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं, संबंधवाद के नाम से भी जानते हैं। संज्ञानात्मक मानचित्र के बारे में टॉलमैन जी ने बताया है, और आत्मसिद्धि जो कि मैस्लो ने अपनी सबसे पांचवी यानी कि अंतिम अवस्था के बारे में बताया है मैस्लो जी ने। तो ये तीनों ही राइट होंगे। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है यानी कि उपर्युक्त सभी सही हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अंगूर खट्टे हैं, यह युक्तिकरण का उदाहरण है। बगुला भगत होना ये प्रक्षेपण का उदाहरण है। या दिवा स्वप्न हवाई किले बनाने का उदाहरण है। या बीमारी में पलायन ये रूपांतरण का उदाहरण है। तो आपको इनमें से 3 तो राइट दिए गए हैं। एक जो ऐसा उदाहरण दिया गया होगा जो कि उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा होगा, उसे चुनना है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अंगूर खट्टे ये बिल्कुल राइट है आपका, ये युक्तिकरण का उदाहरण है। उसके बाद आप देखेंगे दिवा स्वप्न यानी कि हवाई किले बनाना, बीमारी में पलायन, पलायन मतलब कि जगह को बदलना, रूपांतरण करना, तो ये भी आपका राइट है, ये भी राइट है। तो इस प्रकार अब आपका बच्चा कौन सा है? तो यानी कि बगुला भगत होना जो उदाहरण है वो प्रक्षेपण का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सही नहीं है। अब आपको फिर से 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। शतरंज के खिलाड़ी में स्थानिक बुद्धि होती है, यानी कि जो शतरंज खेलने वाला व्यक्ति होता है, खिलाड़ी होता है, उसमें स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। आपको चुनना है कि सही नहीं। दूसरा देखेंगे ऑप्शन, नर्तकी में शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। तो बिल्कुल जो नृत्य करता है उसमें शारीरिक गति होती है, शरीर का ही संचालन होता है। शिकारी में प्राकृतिक बुद्धि होती है। तो जी हाँ, शिकारी क्या करता है? क्योंकि वह प्रकृति में रहता है, प्रकृति की चीज़ों को यूज करता है, तो उसमें कैसी बुद्धि होती है? प्राकृतिक बुद्धि होती है। ये भी सही है। और जो आपका शतरंज का खिलाड़ी है वह स्थानिक बुद्धि का प्रयोग करता है। तो बिल्कुल करता है, वो स्थान का ही, आंकड़ों का ही जो है अपने दिमाग में सेट करके पूरे खेल को खेलता है, स्थान की समझ बनाता है, इसीलिए वह खेल पाता है। विक्रेता में अंतः व्यक्ति की बुद्धि होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी? उसमें पाया जाएगा भाषाई कौशल। उसमें एक भाषा ऐसी होती है जिससे वह ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने वह है, व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। ऑप्शन ए है डेटा राइट परीक्षण, ऑप्शन बी है आर्मी बीटा परीक्षण, ऑप्शन सी है पीटरसन परीक्षण, और ऑप्शन डी है पास एलॉग परीक्षण। तो फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये कैसा? व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, बल्कि ये कैसा है? सामूहिक परीक्षण है। आर्मी बीटा परीक्षण कैसा है? तो सामूहिक है, ये व्यक्तिगत नहीं है। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आज के अपने 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड समझ में आया है, और आपको अगर लगता है कि हाँ यहाँ सेशन से जुड़ के मुझे थोड़ी हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हैं? फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगी और आप अपनी प्रैक्टिस के माध्यम से बहुत ही अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। धन्यवाद।